कि पिछला जो क्वेश्चन था 15 नंबर, उस क्वेश्चन में दिया गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और उसी क्वेश्चन की वैल्यू को एज इट इज लेते हुए हमें यहाँ पे एक रिजल्ट देना है, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट देना है। फ्लक्स में क्या करना हमें चाहिए, कहाँ से, क्यूब से चाहिए, जिसकी लेंथ कितनी गिवन की गई है, 20 सेंटीमीटर गिवन की गई है। और सबसे स्पेशल बात जो यहाँ पे बोली गई वो क्या है कि इसके जो फेसेस हैं वो पैरेलल हैं, किसके पैरेलल हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं। कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं x y, और अगला कौन सा आएगा भाई, z आएगा, ठीक है। अगर मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला प्लेन मैंने फॉर्म किया, दैट इज द एक्स वाई। अगला फॉर्म कर लेते हैं हम z के साथ, तो ये क्या बन गया मेरा एक्स जेड। और नेक्स्ट वाला फॉर्म करते हैं तो ये मेरा क्या बन गया भाई, वाई जेड बन गया। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन हो गए। तो क्यूब को मुझे ऐसा रखना है कि वो इन कोऑर्डिनेट प्लेन्स के क्या हो, पैरेलल हो जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब एक क्यूब की साइड यहाँ पे होनी चाहिए वाई जेड के पैरेलल, एक होनी चाहिए एक्स जेड के पैरेलल, और एक होनी चाहिए वाई जेड के पैरेलल, ठीक है। सिंपल सा। चलो देखो फॉर्मेशन करते हैं इसका। तो ये देखो हमारे पास एक क्यूब बन के तैयार हो गया। क्यूब की साइड इन्होंने कितनी गिवन की है हमें, तो गिवन की है दैट इज द 20 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, क्लियर। ओके, अब हम जब कैलकुलेशन करने चलेंगे, मुझे क्या चाहिए यहाँ से, फ्लक्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ठीक है। इसे ओपन करोगे तो क्या आएगा, EA cos थीटा, ठीक है। ये थीटा एंगल किसके किसके बीच का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच का भाई, एरिया वेक्टर के बीच का, ठीक है। इस बात को समझ के रखना कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ही एंगल फॉर्म होता है, ना कि सरफेस से फॉर्म होता है। ओके, चलते हैं हम लोग फॉर्मूले का कैलकुलेशन करने। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जो हमें फील्ड गिवन की गई है वो एक्स डायरेक्शन में गिवन की गई, ऐसे करके मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वाई जेड से एंटर कर रही है और वाई जेड के सामने जो मेरा प्लेन है वहां से क्रॉस करते हुए निकल रही है, ठीक है। वाई जेड से एंटर की तो वाई जेड से पास करते हुए पैरेलल निकली, क्लियर। ओके, अब मुझे ध्यान से देखना कि मेरा कौन सा सरफेस जो है फ्लक्स का फॉर्मेशन करेगा और कौन से फ्लक्स से मेरा रिजल्ट जीरो आना है, ठीक है। कौन से सरफेस से रिजल्ट जीरो आना है। तो सबसे पहला सरफेस देखते हैं, हमारे पास ये सरफेस है, कौन सा, एक्स जेड, ठीक है। एक्स जेड का एरिया वेक्टर देखो यहाँ पे अपवर्ड, एक्स के साथ जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 होगा, cos 90 की वैल्यू 0। सेम ऐसे नीचे वाला जो एक्स जेड है वो भी इसके साथ एंगल 90 फॉर्म करके रिजल्ट हमें 0 दे देगा। क्या बात सबको कंफर्म हुई। ओके, अब हम चलते हैं आमने सामने वाले प्लेन में, ठीक है। ये मेरा एक प्लेन है, एक अंदर प्लेन है। कौन सा प्लेन मेरा, देखो अंदर एक्स वाई वाला प्लेन दिख रहा है सबको, और एक्स वाई बाहर वाला प्लेन। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लूंगा तो ये ऐसे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, और अंदर वाले का लूंगा तो फिर वो कैसे 90 डिग्री फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ध्यान समझो, जो मेरा एरिया वेक्टर होता है, जो सरफेस होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर कभी उसके अंदर नहीं जाता, सरफेस से हमेशा आउट डायरेक्शन में लेते हैं, बाहर की तरफ से। मतलब कोई हम डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने क्यूब फॉर्म किया, तो क्यूब के अंदर एरिया वेक्टर नहीं लेना, हमेशा क्यूब की सरफेस जो होगी उससे आउटसाइड में हमारे एरिया वेक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे एंगल मेरा क्या हो गया, 90 90 बन गया। मतलब ना तो ये सरफेस मुझे फ्लक्स देने वाला है, ना ये अंदर की दो सरफेस मुझे फ्लक्स देने वाली है, सिर्फ मुझे कौन देने वाला है, वाई जेड फ्लक्स देने वाला है, ठीक है। अब समझते हैं वाई जेड में। तो सबसे पहले EX ने क्या किया, इस वाई जेड में एंटर किया। तो इस वाई जेड का मैं देखता हूँ एरिया वेक्टर मुझे कैसा मिलेगा, तो इस डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ। इस वाले वाई जेड का एरिया वेक्टर बनाएंगे तो इस वाई जेड का एरिया वेक्टर किधर आएगा, बाहर की तरफ, क्लियर। चलो पहली बार देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और मेरा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म करूंगा तो थीटा का रिजल्ट कितना आ गया, 180। इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल फॉर्म करूंगा तो थीटा का रिजल्ट कितना आ गया, 0 डिग्री। चलते हैं अब नेट रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना, फाई ई इज इक्वल टू, पहला मेरा सरफेस फाई वन और दूसरी मेरी सरफेस फाई टू, ठीक है। पहले में मेरे साथ एरिया वेक्टर आया है ई ए cos 180 डिग्री, और दूसरे वाले में आया है मेरा ई ए cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, दैट इज द माइनस ई, प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज द ई, प्लस माइनस ई। नेट रिजल्ट कितना देंगे, 0। यानी इस सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास आउट हो रहा है उसका रिजल्ट कितना हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब जितना फ्लक्स YZ से इंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स YZ से क्या हो गया, लीव कर रहा है। एंटरिंग द फ्लक्स इज इक्वल टू द लीविंग द फ्लक्स। तो नेट रिजल्टेंट मेरे फ्लक्स का कितना आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। क्या बात समझ में आई, क्लियर है। आगे बढ़े, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या लिखा है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में कि कितना फ्लक्स वहां से बाहर जा रहा है, दिस इज द रिजल्ट, गेट इट। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है,
व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अगर इस बॉक्स से इतना फ्लक्स बाहर आ रहा है तो अंदर चार्ज कितना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे सबसे पहले फॉर्मूला डिसाइड करना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ध्यान से देखो, मेरे पास एक ऐसा सरफेस है जिसके अंदर मुझसे चार्ज पूछा जा रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे, तो हम चलेंगे गॉस थ्योरम के पास। क्या होता है गॉस थ्योरम, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा Q, Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना Q जो इनसाइड रखा होता है वो नेट Q चाहिए होता है और हम इसे डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। सिंपल सी बात है, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उन्होंने फ्लक्स की वैल्यू गिवन कर दी, कितनी गिवन कर दी, 8.0 into 10 to the power 3, और मुझे Q फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सबको याद होनी चाहिए, 8.85 into 10 to the power -12। चलो आज उसको ले लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में, 8 into 10 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 8.85 into 10 to the power -12। सबसे पहले पावर्स को एक साथ इकट्ठा करिए, तो 3 और -12 कितना रिजल्ट दे देगा मुझे, -9। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सी बात है। चलिए 8.8 और 8 इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 8 5 जा कितना हो गया, 40 हो गया, 4 आया, 8 8 जा 64, 8 हो गया, 6 आया। ठीक है, 8 8 जा 64, अगेन कितना आया, 70 आया। ठीक है, डेसिमल लगा दिया, तो मेरे पास रिजल्ट बन गया 7.080 into 10 to the power। ठीक है, मैंने देखो एक पावर जो है इधर यूज कर ली, दैट इज द -8। ठीक है, तो नेट क्यू का रिजल्ट तुम्हारे पास ही कुछ ऐसे आ गया। Are you getting my points? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत। ठीक है, यूनिट क्या लिखोगे तुम, नैनो कूलम यूज भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, सिंपल से कैलकुलेशन तो हमने आंसर निकाला। चलते हैं, आइए चलते हैं हम लोग बी पार्ट पे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। और क्या है मेरे पास बी पार्ट, तो मेरे बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, if the net outflux through the surface of the box were zero, could you conclude that were no charges inside box, why or why not? Okay, क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि नेट आउटवर्ड जो फ्लक्स बाहर आ रहा है उसका रिजल्ट जीरो हो जाए। ठीक है, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं, कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है। समझते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस फॉर्मूले को यूज किया, फॉर्मूले को यूज किया, चलो इसको ऊपर ही ले लेते हैं। क्या हमने समझा, हमने फॉर्मूले को जो यूज किया उस गॉस थ्योरम कहती है Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जो नेट फ्लक्स हम कैलकुलेट करके देते हैं वो डिपेंडेंट किस पे है, Q नेट पे। अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू को 0 रख देता हूँ तो Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फाइनली मुझे जो Q नेट का रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0। ठीक है, अब Q नेट और नॉर्मल Q में फर्क है, समझिएगा बात को। मान लेते हैं मेरे पास कोई 3D स्ट्रक्चर है और उसके अंदर से जो मुझे आउटवर्ड फ्लक्स मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0। तो क्या इसका मतलब अंदर कोई चार्ज रखा ही नहीं, तभी रिजल्ट 0 आ रहा है? नो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंदर जो है चार्जेस रखे रहे हों, लेकिन जब हमने उनका नेट रिजल्ट निकाला हो तो वो कितना आया हो, 0। देखो अंदर चार्जेस अभी प्रेजेंट है, देयर आर 3 चार्जेस +5 एंड -10, क्योंकि वैल्यू तो अंदर है। पर जब आप इनका Q नेट कैलकुलेट कर रहे हो तो वो रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। इस वजह से मेरा जो फ्लक्स है वो कितना हो जा रहा है, 0। क्या बात समझ में आ रही है? गेट इट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि Q रखा ही नहीं है, अगर फ्लक्स नहीं है मतलब Q नहीं है, ऐसा नहीं होता। Q प्रेजेंट हो सकता है और उसका जो नेट रिजल्टेंट है वो कितना होना चाहिए, 0। इट मस्ट बी 0। आगे बात समझ में क्लियर है? नोट कर लिया इस बात को, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा, अ पॉइंट चार्ज +10 कूलम। यहाँ पे थोड़ा सा टर्म हमारा रह गया, ये है हमारा माइक्रो कूलम। ओके, आगे आते हैं, बात को समझते हैं। A point charge +10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of the square। देखो ये एक स्क्वायर का सरफेस दिख रहा है आपको, साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर। मतलब आप ऐसा सोचो कि मेरे पास ये एक स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर का प्लेन हो गया, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर इतनी हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना, 10 माइक्रोकूलम का। क्लियर है? ओके, अब मुझे यहाँ से क्या बताना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से फील्ड लाइन आएगी और इसे कट करते हुए जाएंगे, तो कितना फ्लक्स इस सरफेस से पास आउट होगा। क्या बात समझ में, कितना फ्लक्स यहाँ से पास आउट होगा। चलो समझते हैं इस बात को, कैसे करेंगे कैलकुलेशन को, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब फॉर्मूला मेरे पास क्या है, तो हम जनरली सा फॉर्मूला जानते हैं, phi is equal to E A cos थीटा। ठीक है, क्लियर है? ओके, इस सरफेस से जो डिस्टेंस है वो मेरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं वहां से क्या कैलकुलेट कर लूंगा, E कैलकुलेट कर लूंगा, E is equal to KQ by R square। भाई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है,
यहाँ से वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा, तो उसके लिए मुझे R की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, एरिया देखो ये मेरे पास सामने सामने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले लेंगे और आंसर निकलेगा। ठीक है, अब जो फाइनली कैलकुलेशन जब हम करने जाएंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी कहाँ पे जरा ध्यान से, इस जगह जो चार्ज रखा हुआ है उसकी फील्ड लाइन पास आउट कैसे होगी, ऐसे 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 हर तरफ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव का चार्ज है तो हर तरफ ऐसे ऐसे करके मूव करेगी। क्या बात सबको समझ में आ रही? ओके, जब वो बिल्कुल सीधे सीधे आएगी और इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब वही फील्ड लाइन ऐसे पास करते हुए ऐसे मूव करते हुए यहाँ पहुंचेगी तो क्या ये डिस्टेंस भी 5 होगी? कि जब वो पास करते हुए यहाँ पहुंचेगी तब क्या वो भी 5 होगी? नहीं, मतलब हर बार r की वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। क्या कहना था कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो जब आप सीधे सीधे आओगे तब तक तो ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जब यहाँ से इस पॉइंट से ये वाली फील्ड लाइन ऐसे करके उठ जाएगी तो क्या ये वैल्यू अभी भी 5 होगी? नहीं, मतलब ये वैल्यूज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में मेरा जो ई का टर्म है वो तो वेरिएट करेगा क्योंकि आर वेरिएट कर रहा है, तो क्या हम ये फार्मूला यूज कर पाएंगे? नहीं। एक्चुअल में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम ये फार्मूला पुट अप कर देते हैं क्योंकि मुझे एरिया दिख रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होता है, कैलकुलेशन करते हैं और आंसर नहीं आता। ठीक है, क्या बात समझ में? तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे? तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि हम पूरे पूरे चार्ज को, ये जो सरफेस है हमारे पास और यहाँ पे हमारा ये चार्ज ये रखा हुआ है, कितना कूलम है, 10 माइक्रो कूलम है, इसको हम क्या कर दे, पूरा इनसाइड कवर कर दे। ठीक है, समझिएगा, देखो क्या कर देते, इसको हम ऐसे करके कुछ कवर कर दे, तो पूरा पूरा चार्ज मेरा कहाँ गया है, 10 माइक्रो कूलम एक क्यूब के अंदर आ गया। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर पाएंगे, फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। किसका फॉर्मूला? गॉस थ्योरम का। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो गॉस ने क्या बोला कि अगर आप चार्ज को इनसाइड लेके चले जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, यानी एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो वहां से नेट रिजल्टेंट होगा वो क्यू बाई कितना हो जाना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट हो जाना चाहिए। तो इससे जो टोटल रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सिर्फ आप इस सरफेस से बताओ, तो कितने सरफेस होंगे जब आप क्यू बनाओगे, 6। केवल एक सरफेस से चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, चलो 1/6 क्यू की वैल्यू उन्होंने दी है 10 माइक्रो कूलम को कन्वर्ट करते हैं -6 आया। ठीक है, अपॉन में आते हैं, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 into 10 to the power -12 होता है। आगे बढ़ते हैं, पावर का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 10 की पावर -12 हो गया प्लस का 6 हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 6 और 8 इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो फिर बात बने, तो 6 5 30 हो गया यहाँ पे, 8 और 8 6 ठीक है, ये हो गया 1 और ये 5 आया मेरे यहाँ पे, और ये हो गया 53 के आसपास। ठीक है, 53 समथिंग आया। अब मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना, मुझे डिवाइड करना, तो इससे एक जीरो और ले लो भाई तो फिर बात बने। तो ये मेरे पास 53 के अप्रॉक्स है मेरे पास। ठीक है, ये हो गया 10 to the power 5। 53 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो देखो 2 जा होता है मेरा कितना, 100। 53 थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब जो रिजल्ट है वो 2 से थोड़ा कम आने वाला। अगर हम प्रॉपर तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 1.88 के अप्रॉक्स आना चाहिए, 10 to the power 5। ठीक है, दैट्स आवर कैलकुलेशन। तो हमने यहाँ से अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छे से बैठ के डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 19 क्या लिखा, a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter h, सॉरी वो सेंटीमीटर है आपका, सेंटीमीटर on h, what is the net flux through the surface, उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट करेगा। तो एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, जब ऐसी बात है तो हम किससे जाएंगे, गॉस थ्योरम से जाएंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, q नेट बाय एप्सिलॉन। ठीक है, q का रिजल्ट कितना है, 2 माइक्रो कूलम -6 लिखा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेके 8.85 into 10 to the power -12। ठीक है, पावर ऊपर लेके जाओगे तो -12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2/8.8 मतलब 9 के अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं, 8.8 है। ठीक है, एक जीरो जरा इनसे ले लेते हैं, तो भाई एक जीरो हमको तो जरा सॉल्यूशन करने के लिए, ये हमने ले लिया 20, तो हो गया पॉइंट हटाते हैं हम इसका, ये हो गया हमारे पास 200। ठीक है, चलो आज इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई, 200 और यहाँ पे 88 हो गया, तो चलते हैं हम लोग इसको लेके 2 टाइम्स पे। ठीक है, क्लियर है सब लोग, चले 2 टाइम्स पे चला जाए, तो 2 जा 16 यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया 17 हमारे पास, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है 4, ये हमारे पास आ गया है 2, दैट इज 24 पॉइंट लगाते हैं 240। ठीक है, 8 3 जा 24, आपको पता है कि 3 टाइम्स आएंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स से जाना पड़ेगा, तो हम ये फिर से 2 टाइम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 4 बचाया हुआ है, यहाँ पे 13 है, ये आ गया मेरा 5, यानी आ गया 54। 54 है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, 540 हो गया। अब हमें पता है कि 8 से चलते हैं, 48। ठीक है,
7 जो ज्यादा हो जाएगा तो 6 टाइम्स ही चलते हैं, यानी लगभग रिजल्ट हमारा आएगा 2.26 into 10 to the power 5. दैट्स ऑल. सिंपल, क्लियर है. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, करते चलेंगे और आंसर आता जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन खुद से भी करना है और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो जो हम करते चलते हैं. ठीक है, फिलहाल मैं अब आपको मौका दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए. क्वेश्चन नंबर 20. A point charge causes an electric flux of minus 1.0 to 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. ठीक है, एक फ्लक्स का रिजल्ट पास आउट हो रहा है. जो फ्लक्स का रिजल्ट पास आउट हो रहा है वो जरा देखो यहाँ पे माइनस सिंबल के साथ प्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, फ्लक्स रिजल्ट माइनस का मतलब क्या होता है पता है? ये शो कर रहा होता है कि जो चार्ज अंदर रखा है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज. क्लियर होगी बात समझ में? ठीक है, माइनस आया है मतलब क्या है, चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव. ओके, यानी इनवर्ट की तरफ है. ओके, फिलहाल मुझे क्या चाहिए, इफ द रेडियस ऑफ अ गॉसियन सरफेस वर डबल. अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो कितना पास होगा. आज फॉर्मूला क्या होता है, phi is equal to q by epsilon naught. अब जरा इस पूरे फॉर्मूले में देखो कहीं रेडियस का टर्म आया है क्या, आया है नहीं. मतलब ये जो फॉर्मूला है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस. तो आप रेडियस को 1 टाइम्स करो, 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसका मतलब ये जो गॉसियन थ्योरम है हमारी, ठीक है, ये डिपेंड ही नहीं करती कि हमारी डायमेंशन क्या. बस हमें इस बात से मतलब होना चाहिए कि मेरा जो चार्ज है वो इंक्लोज हो. किस तरह के डायमेंशन से इंक्लोज हो, कितने रेडियस के डायमेंशन से इंक्लोज हो, कितने साइड से इंक्लोज हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो अगेन फिर से सर यही हो जाएगा, यानी ए का जो आंसर आएगा वो मेरा होगा 1.0 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर. अगेन मुझे फिर से यही रिजल्ट मिलने वाला है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी. चलिए आइए निकालते हैं पॉइंट चार्ज, हम लोग निकाल लेते हैं. तो पॉइंट चार्ज निकालने के वैसे फॉर्मूले को आगे लेके चलेंगे. q net इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, फ्लक्स इनटू कितना रिजल्ट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट. क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स कितना है, -1.0 into 10 to the power 3. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12 होती है. ठीक है, चलो तो ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, 10 to the power -9 आ गया. 8.85 into 10 to the power -9. इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 8.85 नैनो कूलम. ठीक है, दैट्स योर पॉइंट चार्ज वैल्यू. सिंपल, क्लियर, डन. सिंपल द क्वेश्चन. ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. A conducting sphere of radius 10 cm has a known charge. If the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? स्फीयर पे हमारा नेट चार्ज कितना होगा. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले समझते हैं बात को. क्या कह रहा है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस कितनी है, 10 cm. तो पहले कंडक्टिंग स्फीयर बना लिया हमने, रेडियस बना ली कितनी, 10 cm. आगे बढ़ते हैं. Has an unknown charge. सरफेस पे कोई अननोन चार्ज है जो हम नहीं जानते. If the electric field 20 cm from the center of the sphere, अगर मैं सेंटर ऑफ द स्फीयर से कितना चला जाऊं दूर, 20 सेंटीमीटर दूर आ जाऊं, तो यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 and points radially inward. मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ. इस बात से क्या समझ में आया कि अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है या फिर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, माइनस. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की तरफ जा रही है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अंदर रखा है. ओके, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर. फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर. स्फीयर पे नेट चार्ज कितना होगा. ठीक है, अब इस बात को पहले समझो कि जब हम ऐसा कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, मुझे नेट चार्ज यहाँ पे बताना है, इस सरफेस के लिए मुझे कैलकुलेट करके देना, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा. तो पहले समझते हैं, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा E is equal to KQ by R square. देखो इस बार फ्लक्स की कोई बात नहीं हुई है, KQ by R square. ठीक है, E की वैल्यू उन्होंने कितनी गिवन कर दी है मुझे, तो 1.5 into 10 to the power 3 गिवन की है. K कितना होता है, 9 into 10 to the power 9. Q की वैल्यू कितनी गिवन होगी यहाँ पे फाइंड आउट करना है सर. R स्क्वायर कितना है,
तो वहां से यहां तक की बात करें तो 20 सेंटीमीटर, 10 नहीं रखो है 20 का स्क्वायर। ओके, ये बात समझिए। अब जब भी किसी स्फीयर के सरफेस पे जो चार्ज होता है, ठीक है, जो भी चार्ज होता है, हम जब उसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वो कहाँ पे है, सेंटर पे। नेट चार्ज को हम इसकी सरफेस के चार्ज को हम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि टोटल चार्ज क्या है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से जो 20 सेंटीमीटर का रिजल्ट आएगा, यहाँ से जो फील्ड का फॉर्मेशन हुआ है, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ से यहाँ तक हम पहुंचे तो ऐसा मानो के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। कौन सा मेथड, इंडक्शन मेथड। अंदर तुमने माइनस क्यों रखा, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे प्लस क्यों आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से ये वाला चार्ज फाइंड आउट कर लेता हूँ तो उसका जस्ट अपोजिट वाला रिजल्ट इसके सरफेस पे तुम्हें मिले। क्या कहानी समझ में आई? क्या करना है मुझे, ये चार्ज पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, और जितना ये अमाउंट होगा सेम इतना ही अमाउंट यहाँ पे होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आज क्लियर हो गई सबको बात कि क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, जिससे बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो इस रिजल्ट को लेके चलते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब हो गया 400, और ये बेटा किसमें था, आई थिंक मीटर में था। ठीक है, तो इसको सॉरी सेंटीमीटर में था, तो पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -4 से मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में लेके चलते हैं 9 × 10⁻⁹। ठीक है, आज जो कैलकुलेशन करते हैं तो 2 0 इनके हम उड़ा देते हैं 4। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये क्या लिखा 1.5 डेढ़। ठीक है, 1.5 2 से कितना होता है, 3 होता है, 2 बार जोड़ोगे तो 3 आएगा, 4 बार जोड़ोगे तो 6 आएगा, और 6 बार जोड़ोगे तो 9 आएगा। तो 6 टाइम्स में हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसको करते हैं 2 2 4 और 2 3 6, यानी मेरे पास बचा 2/3। अब चलो पावर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 2 0 और ये हो गया कितना, -2। ये ऊपर जाएगा तो -9, -2 और -9 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, आधी बात समझ। चलो 3 से इसको लेके चलते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 मान के चलो। ठीक है, तो 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया 20, 6 3 जा 18 आ गया, फिर से 2 कैरी हुआ, फिर से 18.66 into 10⁻⁻11। दैट्स योर रिजल्ट। सिंपल आया। अब जो ये मेरा आंसर आया है वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि रेडियली इनवर्ट था। अब जो एक्चुअल आंसर आएगा, क्योंकि वो सरफेस पे मिल रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस। तो यही मेरा आंसर, प्लस में मुझे मिलेगा 0.66 into 10⁻⁻11। दैट्स योर एक्चुअल आंसर। आई बात समझ में सबको? वेरी गुड। ठीक है, स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, पढ़ो क्या लिखा। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 diameter has a surface charge density of 80 coulomb meter square। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है कि एक्चुअली जब कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं तो ये जो माइक्रो वाला सिंबल होता है ना, ये होता है नहीं, तो ये छूट जाता है कभी-कभी, वही हुआ है यहाँ पे। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 diameter has a surface charge density। तो इसका डायमीटर कितना है भाई, 2.4 है। आधा कर लोगे तो रेडियस तुमको कितने मिल जाएगी, 1.2 मीटर। चार्ज डेंसिटी इन्होंने कितनी दे रखी है, 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। इस चार्ज चाहिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सर, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी। क्या ये टर्म हम सब जानते हैं, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी। आज जरा साइड में समझ लेते हैं कितनी तरह की चार्ज डेंसिटी होती है सर। तो 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। सबसे पहले कौन सी होती है हमारी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी किसी लाइन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/F। ठीक है, चार्ज पर लेंथ। अगली हमारी कौन सी होती है, अगली होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसके लिए हमें कोई सरफेस चाहिए होगा, उस सरफेस पे कितना चार्ज होता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो नेट Q लिखो और डिवाइड कर दो उसके सरफेस एरिया से, तो ये मिल गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगली आपकी कौन सी होती है, तो अगली होती है हमारी सर वॉल्यूम, यानी आपके पास कोई वॉल्यूम का टर्म होना चाहिए और उस पे जितना चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सब हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। तो क्या करना, नेट चार्ज लिखो, डिवाइड कर दो से वॉल्यूम से। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि इन तीनों में से कौन सी डेंसिटी है भाई यहाँ पे। तो देखो लिखा हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, साफ साफ, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q/A का फॉर्मूला यूज करेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर, तो रिप्रेजेंट करते हैं इसे सिग्मा से। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों चार्ज डेंसिटी समझ में आ गई। तो कौन सी चार्ज डेंसिटी सर यहाँ यूज हो रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन की इन्होंने, तो इन्होंने गिवन किया 80 × 10⁻⁻6 अपॉन Q लिखो
लिखोगे एरिया, एरिया क्या होगा सरफेस एरिया, दैट इज द 4 पाई r स्क्वायर, देन q इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, तो 80 into 10 to the power minus 6, 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, r कितना है मेरा पास 1.2 मीटर का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, तो कैलकुलेशन करने में हम जाएंगे तो 8 4 से कितना हो गया भाई 32 हो गया, एक इनके साथ पावर खत्म कर दी -5 हो गया मेरा, ठीक है, और ये मेरे पास लिखा 3.14 और 1.2 यानी 12 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 1.44 मिलेगा, ठीक है। तो लंबा चौड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, कर डालो जल्दी से कर डालो, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर आपका आएगा 1.44 into 10 to the power -3, ठीक है, दैट्स योर एक्चुअल रिजल्ट। हाथ से करना, खुद से कैलकुलेशन करना, ऐसा नहीं कि बस हो गया लिख लिया देख लिया स्क्रीनशॉट मान लिया हो गया, नहीं, आपका काम नहीं हुआ, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। चलें सेकंड पार्ट, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब मुझे बताना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, ठीक है। जैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो समझते हैं। अच्छा कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सरफेस, ये है आपके पास सरफेस, और इस सरफेस पे क्या है, चार्ज, ठीक है, ऐसे। अब मुझे इससे फ्लक्स बताना है, तो कैसे बता पाओगे, ऐसे तो बता नहीं पाएंगे। तो गॉसियन थ्योरम क्या कहती है कि भाई एक गॉसियन सरफेस बना लो, सब चार्ज को किसी तरह इंक्लोज कर दो। अगर तुम चार्ज को इंक्लोज कर ले गए तो हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला तुम लगा दोगे भाई, क्या होता है q एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात है। ओके, अब यहां से जो चार्जेस हमने इंक्लोज कर, यहां से फील्ड लाइन कैसे निकलेंगे, ऐसे करके बाहर निकलेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, टच हो रहा है, ऐसे 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 सरफेस को कट करते हुए जाएंगे, कैसे परपेंडिकुलर कट करते हुए जाएंगे, तो मान के चलो पूरा पूरा चार्ज ना सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। आइए बात समझ गए ना कि हमने क्यूब एप्सिलॉन नॉट कैसे लगाया, गॉसियन सरफेस बना के, क्योंकि वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1.44 into 10 to the power -3 निकाली है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 to the power कितना रखने जा रहे हैं भाई हम -12। ये पावर ऊपर लेके पहुंचो आप, तो हम जैसे पावर को ऊपर लेके पहुंचेंगे 10 की पावर 9 हो गया, ये हमारे पास बचा 1.44 अपॉन में 8.85, ठीक है। तो लंबा जब कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाएं, ऐसा करो 10 से एक 10 ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 14.4, इनको लेने देते हैं 8.8 के अप्रॉक्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो 2 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा भाई, 1 टाइम लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं 14.4 ले लिया हमने, यहाँ पे 8.8 ले लिया, तो 1 टाइम्स ले गए तो क्या हो गया 8.8 आया। 4 से 8 माइनस करोगे सर, 14 से 8 मतलब कितना हो गया 6 यहाँ पे, और 13 8 कितना हो गया 5 हो गया, 0.6, और एक हम यूज करने वाले हैं भाई यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 1, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, 56 यहाँ पे 0 हो गया, 560, तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ज्यादा हो जाएगा 8 6 जा लेके चलेंगे हम, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के, तो 6 टाइम्स गए, तो 6 टाइम्स के अप्रॉक्स मेरा आंसर कुछ आएगा 10 टू द पावर कितना, मैंने एक 0 से ले लिया था तो मेरे पास 8 बचा, ठीक है, दैट्स योर आंसर 1.6 into 10 to the power 8। Are you getting my point? Okay, नोट डाउन कर लो, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करो तो इतना मत करना, मुझे बस आपको एक रिजल्ट तक पहुंचाना था। अब आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखो 1.6 के बाद 7 आता है, 8 आता है, क्या आता है, ठीक है, वो आपको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, an infinite line charge produces a field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density। इन्होंने कहा कि एक पहले तो भाई कोई लाइन है, उस लाइन पे क्या है, ढेर सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का भाई, ओके। यहां से कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे भाई, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है कुछ फील्ड बना रहा है, कितना फील्ड बना रहा है 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम की फील्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर ये इतनी फील्ड बना रहा है तो बताओ कितनी क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, q by l करके। अब जरा देखो क्या मुझे q के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने नहीं दी है ना। q by l मतलब पर यूनिट लेंथ की बात हो रही, ऐसा कुछ दिया नहीं। तो इन्होंने मुझे प्रोवाइड क्या किया, इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है e की वैल्यू। तो अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो आपने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और उन 3 एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और आप क्या करते थे, जितनी डिस्टेंस पे मुझे वो चाहिए होता था आप उसके अप्रॉक्स एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, तो वो सिलेंडर जैसा आता था, याद आया। तो हम इस पॉइंट पे कैलकुलेशन करके निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट, याद आ रहा है कुछ, हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पढ़ा है आपने। क्या रिजल्ट निकलता था हमारा, तो E इज इक्वल टू निकल के आता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसा
कुछ था, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर की वैल्यू हमारी ये हो जाती थी। तो क्या करना है सर, बस हो गया खत्म। मैंने कहा ना 50% कहानी कहाँ खत्म होती है, जब हम फॉर्मूला पहचान जाते हैं। तो फॉर्मूला पहचाना 50% कहानी खत्म हो गई। अब जो बचा वो तुम्हारी कैलकुलेशन का बचा। अगर सही कैलकुलेशन करोगे तो पूरे नंबर लोगे, और अगर छोड़ने वाला करते हो बाद में देखा जाएगा तो फिर अलग बात है। चलो करते हैं। लैम्डा चाहिए अपने को, ई की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 9 into 10 to the power 4 दिया है सर, ये 2 पाई की वैल्यू 3.14 हो गया। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इनटू आर कितना दिया इन्होंने 2 सेंटीमीटर माइनस। ठीक है, ये लंबा चौड़ा सा कैलकुलेशन है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी फास्ट डू इट। हुआ भाई, कर पाए, पहुंच गए। क्या आंसर आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 10 माइक्रो कूलम पर मीटर। ठीक है, ये तुम्हारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आंसर ये आया होगा मे बी। ओके चलते हैं, बढ़े आगे 1.23 बढ़े आगे। तब का आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट हैव surface charge densities of opposite sign and magnitude 17.0 into 10 to the power minus 2 coulomb per meter square। दोनों पे इन्होंने चार्ज डेंसिटी दी है। कौन सी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस। तो अगर मैं इधर सिग्मा लेता हूं तो इधर माइनस लेता हूं, ये प्लस की है ये माइनस की, अपोजिट है। ठीक है, वैल्यू आपको गिवन कर रखी है। ठीक है, ओके क्या फाइंड आउट करना है, इन आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। क्या फाइंड आउट करके मुझे यहाँ पे देना है, ऑन द प्लेट्स हैव द रिजल्ट। तो मुझे फाइंड आउट करके देना है व्हाट इज ई, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां पे, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। ये मेरी फर्स्ट प्लेट, यानी मुझे यहाँ पे चाहिए इस जगह। चलें किया जाए कैलकुलेशन। ओके अब समझना, प्लस चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पे कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब समझते हैं इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो कौन बना रहा होगा, क्या ये प्लस वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा, बिल्कुल सर। क्या ये माइनस भी फॉर्म करेगा, 100% फॉर्म करेगा। अब इसकी वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो इस प्लस चार्ज की वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फॉर्म होगा, और सेकंड वाली प्लेट की वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फॉर्म होगा। माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर जाती है, प्लस से निकलती है। देखो क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट पे जब हम कैलकुलेशन करने गए तो मेरा जो ई नेट का रिजल्ट है वो आया E1 माइनस E2। ये बात समझ गए। ओके, अब हमने पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो प्लेट पे चार्ज होता है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है, तो उसका फॉर्मूला आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये भी हम सबने पढ़ के रखा है। एक सिंगल प्लेट की वजह से कितना आता है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। याद आया। फिर माइनस दूसरी प्लेट से भी कितना फॉर्म होगा सर, उतना ही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फार्मूला नहीं होता है। अब जरा देखो दोनों वैल्यूज इक्वल है तो आपस में कैंसिल आउट होके हमें कितना आंसर देंगे, 0। यानी इस पॉइंट पे मेरा आंसर कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। ओके चलते हैं बी वाले पार्ट पे। इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट के आउटर रीजन पे आओ, तो कौन सा है भाई, थर्ड वाला पॉइंट है। आ जाओ, क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करोगे। जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ कर। माइनस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी माइनस की तरफ जाते हुए दिखाई देगी, और ये जो प्लस वाली प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या सीखा कि ये वाली प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगी इस पॉइंट पे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चलो लिख लेते हैं। और ये माइनस वाली भी कितना प्रोड्यूस करेगी, माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज़ ऑफ डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव हो गया, और फिर से कैंसिल आउट करके आपका रिजल्ट कितना आ गया, सिंपल है। क्या बात समझ में आई। ठीक है, इनर और आउटर आप सबने पढ़ रखा होगा। सेम चार्जेस होते हैं तो यही रिजल्ट अपोजिट होके इनसाइड 0 हो रहा होता है, और यहाँ पे अगर प्लस और माइनस है तो आउटसाइड के रिजल्ट 0 होते हैं और इनसाइड में मुझे आंसर मिल रहा होता है। जैसे थर्ड में आएंगे कुछ है ना, बिटवीन द प्लेट। यहाँ बता दो भाई यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो बहुत सिंपल सा देखो, इसकी वजह से फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, इसकी वजह से फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इधर ही जाएगी। अब चलते हैं तो नेट निकालोगे। इस प्लेट ने इस पॉइंट पे कितना फॉर्म किया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसने कितना फॉर्म किया, तो इसने भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐड कर रहे हैं सर, सेम डायरेक्शन में दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐड करोगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिंपल, हम सबने ये कर रखा है, पढ़ रखा है, सीख रखा है। देखो आज हमें न्यूमेरिकल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़े आगे, तरीका समझ में आया कैसे करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 25। An oil drop of 12 excess of electrons is held stationary
under a constant electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb, Wilkins oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाए. आइए. An oil drop of 12 excess of electron. भाई एक ऑयल की ड्रॉप है, कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस है, ज्यादा है, कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सर, 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. ओके ओके ओके. इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. एक ऑयल ड्रॉप कांस्टेंट है, हेल्ड है, रुका हुआ है, किसकी वजह से, कहां पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, 2.55 into 10 to the power 4 का एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप रुका है, स्टॉप. ठीक है, बैलेंस करके रखा है इसने. तो पहली बात तो इस पे मेरा कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये कंफर्म हो गया. 12 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा मेरे पास चार्ज. अब इसको मैंने रोक के रखा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे लगा के रखी, जो जिसने इसको यहाँ पे क्या किया, इसे रोक के रखा, बैलेंस करके रखा है. ठीक है, तो जब हम किसी चीज को बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी टेम्पो, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल में मुझे उसका क्या बैलेंस करना होता है, वेट बैलेंस करना. जब भी मैं किसी चीज को उठाऊंगा, टांगूंगा ऐसे करके, तो एक्चुअल में मुझे क्या बैलेंस करना है, किस लिए ताकत लगानी, उसके वेट की इक्वल ताकत लगानी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी रखे हुए, तो ऑयल ड्रॉप का अपना वेट होगा, उस वेट को उसने बैलेंस कर लिया. ठीक है, तो ऑयल ड्रॉप पे फोर्स आया क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्यों इस पे फोर्स लगाया, क्योंकि इसके पास चार्ज था. अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है किसी चार्ज पे, तो दैट इज द Q into E. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने चार्ज होंगे उस पे फोर्स लग जाएगा, इज इक्वल टू QE. और इसी फोर्स ने किसको बैलेंस करके रखा है, ऑयल ड्रॉप के वेट को बैलेंस करके रखा है. इसका मतलब क्या हुआ, QE इज इक्वल टू mg हो गया. Q की वैल्यू कितनी है भाई, कितना है Q, तो 12 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. कैसे निकालोगे, तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 होता है, इज इक्वल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या गिवन की इन्होंने, देखो सामने 2.55 लिखा हुआ है, तो 2.55 into 10 to the power 4 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू mg. ओके, अब मुझे मास चाहिए है ना, और g का टर्म भी चाहिए. तो यहाँ पे g का टर्म तो बहुत बढ़िया से दे रखा है, m का टर्म इन्होंने दिया नहीं. मुझे क्या दिया इन्होंने दिया है मुझे डेंसिटी, कितनी दी, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मुझे क्या चाहिए भाई, यहाँ पे मास चाहिए. चलो आज निकालते हैं. तो डेंसिटी मास इन सबका टर्म जानते हो ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है. अब मुझे अगर यहाँ से मास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा. कितनी डेंसिटी है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम. भाई क्या है, ऑयल ड्रॉप है ना, स्फेरिकल है, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे. ओके, आगे चलते हैं. इसको जरा ग्राम सेंटीमीटर को बदल दिया जाए तो 1.26 into 10 to the power 3, ये ग्राम से केजी और मीटर क्यूब में आ गया, इनटू 4/3 पाई आर क्यूब. मुझे आर ही तो निकालना था, देखो क्वेश्चन में बोला था एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप. तो अभी तक तो कोई रेडियस का टर्म आया नहीं था, देखो अब आ गया, आगे रेडियस. चलो लाओ और यहाँ पे रखो n की जगह, तो 1.26 into 10 to the power 3 into 4/3 पाई आर क्यूब. इतनी भारी भरकम सी बात बन रही है. चलो अब सबको जरा एक तरफ इकट्ठा करो तो बात बनी. तो लिखो यहाँ पे 12 into 1.6 into 10 to the power minus 19 से थोड़ा बड़ा लिख दें ताकि आपको दिखाई दे कि क्या लिख रहा हूँ मैं, 10 की पावर 4. अब जरा अपॉन में आ जाओ. आप तो समझ गए होंगे कि कैलकुलेशन आप ही को करना, कौन यहाँ पे करेगा, आप ही करोगे भाई. आप ही के नाम से 3 आ जाए भाई, और 4 आ गया हमारे अपॉन में आ गया. ठीक है, पाई भी था, पाई को भी ले लो. पाई कितना हो गया, 3.14 हो गया, इज इक्वल टू आर क्यूब है. तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा. ठीक है, आंसर आया है आपका. चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा. तो आंसर आया r इज इक्वल टू 9.82 into 10 to the power minus 7 मीटर. यही सबका आंसर आना चाहिए. सब लोग मैच कर ले, कैलकुलेशन करते. क्लियर है, आगे बढ़ा जाए. ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ओके, तो बड़ा ऊपर खतरनाक सा दिख रहा है. आज जरा नीचे क्या है क्वेश्चन हमारा. क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है, which among the curves shown in the figure cannot possibly represent electrostatic field lines. कौन सी field lines पॉसिबल नहीं, वो हमें ढूंढ के देना. ठीक है, जो पॉसिबल है वो तो बढ़िया है, जो नहीं है वो बता. तो एक अलग सी पेन का उपयोग करना पड़ेगा. चलो देखो, पहला देखो तुम्हें कंडक्टर दिख रहा है और इस कंडक्टर से फील्ड लाइन पास आउट करते हुए जा रही है. ठीक है,
अब अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ये फील लाइंस है ये हर बार 90 डिग्री पे नहीं, सबके एंगल अलग अलग है। हमेशा ध्यान रखना जब भी फील लाइन किसी सरफेस को पास आउट करते हुए जाती है तो उस सरफेस से 90 डिग्री ही बना के जाती है। ऐसा क्वेश्चन भी है ना, ऐसा क्वेश्चन भी है कि 90 डिग्री ही क्यों, हम ऐसा क्यों मान के चलते हैं, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ पे आ जाओ, तो जब भी कोई सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगी तो हमेशा याद रखना ये मस्ट हो जाएगा कि यहाँ से सरफेस का जो एंगल बने वो 90 डिग्री हो। और इस तुम डायग्राम में साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही, कुछ 90 पे पास कर रहे हैं, कुछ 60 पे, कुछ 30 पे, कुछ अलग। तो ऐसी कंडीशन में ये एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहला आंसर तुम्हारा ये मिल गया। कौन सी नहीं कर रही, तो पहला नहीं कर रही। सेकंड वाले में आ जाओ, जरा देखो क्या लिखा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। देखो माइनस से फील्ड लाइन निकल के प्लस में आ रही है, फिर प्लस से निकल के माइनस में, फिर माइनस से, तो देखो प्लस से निकल के माइनस में आना तो ठीक है, लेकिन माइनस से निकल के प्लस में आना ये तो गलत है। फील्ड लाइंस कहां से निकलती है भाई, प्लस से निकलती है, कहां इंटर करती है, माइनस में इंटर करती है, या तो अपोजिट होगी कहानी। तो ये वाला भी मेरा कैन नॉट पॉसिबल। ओके चलो थर्ड में आ जाओ। प्लस चार्ज प्लस से फील्ड लाइन बाहर आनी है, इसमें भी और इसमें भी। और देखो दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, जैसा हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये वाला मेरा आंसर जो है वो एकदम सही है, मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। ओके चलो अगले वाले पार्ट में डी पार्ट में, जरा डी पार्ट को ध्यान से देखो, ठीक है। चार्जेस शो नहीं किया पर ध्यान से देखो, फील्ड लाइन यहाँ से बाहर गई, यहाँ से बाहर आई, यहाँ से बाहर आई, इसका मतलब ये सब पॉजिटिव हो गए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव जो फील्ड लाइन निकले इसमें इंटर करनी, पॉजिटिव से पॉजिटिव में तो इंटर ही नहीं करेंगे, फिलहाल गलत हो जाएगा। लेकिन जो फील्ड लाइन से देखो यहाँ पे इन्होंने आपस में एक दूसरे को कट कर दिया कट, इन्होंने आपस में एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर दिया है, कट कर दिया है, दिख रहा सबको, यहाँ पे इन्होंने कट मारा हुआ है। क्या फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करती है, कतई नहीं सर, ये भी कैन नॉट वाले में आ गया। आ जाओ ई वाले पार्ट में, आ जाओ क्या लिखा मेरा ई वाला पार्ट, ये पॉजिटिव सरफेस, ये होगी मेरी नेगेटिव सरफेस, दिख रहा सबको, पॉजिटिव सरफेस नेगेटिव सरफेस, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकल के नेगेटिव में, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अब जरा इसके अंदर देखो, दो सर्किल दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, और ये सर्किल कैसा है मेरा भाई, क्लोज है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व का फॉर्मेशन करती हैं, क्या क्लोज्ड कर्व का फॉर्मेशन करती हैं? नो सर, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करती हैं। इसका मतलब ये भी कैन नॉट पॉसिबल की कहानी है, समझ गए। तो कौन कौन से आंसर थे आपको क्लियर हुआ, सी वाले छोड़ दो, तो बाकी ये जितने भी हैं सब कैन नॉट वाले हैं, क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं।